बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप सबका पहला रोज़ा बेहतरीन जा रहा होगा, यकीनन और गया है। और आज हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रात जब पहला इजलास हुआ वफाकी काबीना का, उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम के सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खिताब किया, बताया क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है, जो स्टांस मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था वो था डू और डाई, नाउ और नेवर, परफॉर्म और पेरिश, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हमने काम नहीं किया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। वाज़े कर दिया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कि अब अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकी तो इनडायरेक्टली रीड बिटवीन द लाइंस उन्होंने ये कह दिया कि हुकूमत अगर परफॉर्म नहीं कर सकी तो पाकिस्तान की बका के लिए बड़े खतरात हो जाएंगे। यकीनन हम जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ, आप जानते हैं मैं सोचता बहुत हूँ, मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि जब हालात इस कदर संगीन है, सिचुएशन इज सो डेंजरस, फिर क्या वजह थी कि पहले काबीना के इजलास में कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसले होने चाहिए थे, डिसीजंस लेने चाहिए थे, पहले दिन से मिसाल कायम करनी थी, पहले दिन से ऐसी कारकर्दगी देनी थी कि मालूम पड़ जाता कि अब ये वो हुकूमतें नहीं हैं जो पहले भी आ चुकी है नून लीग की 3-4 मरतबा, ये वो हुकूमत है जो काम करेगी। लेकिन सैडली कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ। काबीना का पहला इजलास था, काबीना बन चुकी है। कल रात तक तो किसी को नहीं मालूम था किसको कौन सा कलमदान मिला है, आज ये फिर रिवील किया गया किसको कौन सा कलमदान मिला है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ कि जब हमारे नए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी मैदान में आए और वो दिफा करने लगे कि काबीना तवाजुन से बनाई गई है। वाज़े कर दिया उन्होंने, अगेन रीड बिटवीन द लाइंस, वो यही कहना चाह रहे थे किसी की पर्ची के ऊपर काबीना नहीं बनाई है, बड़े तवाजुन से काबीना बनाई है। और ये भी कह दिया कि मोहसिन नकवी को किसी की टारगेट के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि मोहसिन नकवी सियासतदान तो है नहीं, निगरां हुकूमत में उन्होंने काम किया, निगरां हुकूमत का काम इलेक्शन कराना था, लेकिन उनका काम इतना पसंद आया कि उनको 5 साल के लिए मजीद वजारत दे दी गई है। और वजारत दी गई है होम मिनिस्ट्री, यानी पुलिस इस्लामाबाद की उनके अंडर होगी और भी बहुत सारे सिक्योरिटी के इदारों के साथ वो कनेक्टेड होंगे। और ये तासुर दिया जा रहा था कि वो इमरान खान को टारगेट करेंगे, पीटीआई को टारगेट करेंगे, इसलिए उनको लाया गया। अता तारड़ ने ये क्लैरिफिकेशन दे दी है नए वफाकी वजीर इत्तलात ने कि वो किसी को टारगेट नहीं करेंगे। ये भी क्लैरिफिकेशन दी हमारे नए वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कि मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी नहीं है। मोहसिन नकवी के ऊपर एक और बहुत बड़ा दाग ये भी है कि वो अवाम की नुमाइंदे नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उम्मीदवार बने थे चीफ मिनिस्टर के, एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। और अब भी कहा जा रहा है कि उनके लिए एक पर्ची आई थी जिसकी वजह से उन्हें वफाकी वजीर दाखिला बनाया गया है। लेकिन और भी बहुत सारे वजीर बने, जैसे हम जानते हैं इसहाक डार साहब के लिए भी अता तारड़ साहब ने कह दिया है कि इसहाक डार साहब चाहते थी हुकूमत कि इसहाक डार साहब अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, तो वो वजारत खजाना से ज्यादा अच्छी कारकर्दगी वजारत खर्जा में दिखाएंगे। मैं समझ सकता हूं आपके दिल में भी वही तासुरात पैदा हो रहे होंगे जो मेरे दिल में हो रहे होंगे, लेकिन इसहाक डार साहब को फॉरेन मिनिस्ट्री दे दी गई है। और तारड़ साहब ने यह भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, जिस तरह वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में परफॉर्म करे थे उससे ज्यादा अच्छा कारकर्दगी दिखाएंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में तो उनकी 16 माह में जो हमने कारकर्दगी पीडीएम हुकूमत ने देखी थी वो हमारे सामने है। मुल्क दिवालिया होते होते बचा। महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर 300, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अवाम की दस्तरस में रही हो। सारी चीजें पागल हो चुकी थी, महंगाई, एलसीआं बंद हो गई थी, डॉलर 300 क्रॉस कर गया था। अब इससे अच्छी कारकर्दगी वो दिखाएंगे फॉरेन मिनिस्ट्री में। फॉरेन मिनिस्ट्री हम पहले ही जानते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है, ईरान है। अब यकीनन हमें अपने पड़ोसियों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और फिर डिक्टेशन जो दिया जाता है सुपर पावर्स के जरिए, हमें बहुत दफ़ा हमारे यहाँ प्रोग्राम में कहते गए हैं कि हम 1947 में बरतानिया की गुलामी से निकल गए थे, अब अमेरिका की गुलामी में है। अमेरिका में नया सदर आने वाला है नवंबर में, और नए सदर से पीटीआई के लोगों ने और बहुत सारे तज्जियाकारों ने उम्मीदें लगा ली हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और वो इमरान खान को रिलीफ देंगे। खैर, कमिंग बैक टू द कैबिनेट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एमक्यूएम को हमेशा की तरह साइड लाइन्स वाली मिनिस्ट्रियाँ दी जाएंगी, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी गई है, हमेशा की तरह सबसे अनइम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान का तो कोई ताल्लुक नहीं है, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए जब पहली रमज़ान को ज़कात काटनी होती है तो सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर ने थोड़ी ना काटनी है, हर इंसान ने खुद काटनी है, इसलिए सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, इसीलिए सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं। वरना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 1 सेकंड में एक बटन के क्लिप के ऊपर ज़कात काटी जा सकती है। लेकिन हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हैं, इसीलिए एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी गई। साथ साथ एजुकेशन भी उनको दी गई है, क्योंकि एजुकेशन का बजट हमारे यहाँ बहुत कम होता है और काम कुछ खास होता नहीं है। यकीनन काबीना बन चुकी है। सिंध की काबीना भी कहा जा रहा है
कि बन चुकी हलफ आज उठा लिया है। बल्कि इनफैक्ट नासिर शाह के लिए बताया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन, शर्जील मेमन के लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन प्लस ट्रांसपोर्ट सरदार शाह को दी जा रही है एजुकेशन एंड माइंस एंड मिनरल्स, जुल्फिकार अली शाह को मिल रहा है कल्चर, जाम खान शोरो इरीगेशन, सईद गनी लोकल गवर्नमेंट, अली हसन जरदारी जेल खाना जात, मीर बख्श महर एंटी करप्शन एंड स्पोर्ट्स और अजरा पेचो जरदारी साहब की बहन को सेहत का शोबा दिया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मज़ार कायद का दौरा भी किया है और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो तनख्वाह नहीं लेंगे क्योंकि मुल्क के माशी हालात इस कदर तबाहकुन है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब के प्रेसिडेंट बनने के बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई है। प्रोड्यूसर साहब ज़रा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को किसकी वीडियो है, कौन है वो और क्या कह रही है, गौर से सुनिएगा, शायद आपको याद आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए। आसिफ अली जरदारी। Well, very respectfully, he's the head of the state, our president, and we all love him. We all love him. Yeah, we do. Yes. The famous supermodel Ayan Ali is back in town और यकीनन उनके ट्वीट्स भी शुरू हो गए, मुबारकबादें दे रही हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि क्या अयान अली को भी अब पॉलिटिक्स में लाया जाएगा या नहीं। खैर, हम ये भी जानते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात अब शुरू होने जा रहे हैं। पुराने कर्जे की 1.1 अरब की किस्त है, नया कर्जा है 8 अरब डॉलर्स का, उसके लिए भी मुज़ाकरात होने हैं। जो नए हमारे वज़ीर ख़जाना आए हैं HBL के प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो मैं रोज़ आपको बताऊँगा 3 करोड़ की तनख्वाह छोड़कर आए हैं, वो ये कहते हैं कि आने वाला माली साल बहुत मुश्किल होगा। साथ साथ उनके हक में उनकी तारीफें करते हुए ब्लूमबर्ग ने भी एक आर्टिकल शाया किया है और उन ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि टेक्नोक्रेट की इस ओहदे पर तैनाती इंतहाई खुश आइंद इकदाम है और पाकिस्तान को ज़रूरत थी ऐसे शख्स की जो IMF के साथ सही काम कर सके। IMF ने एक और शर्त रखी है। IMF ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से फंडिंग IMF की और इंटरनेशनल डोनर्स की होती है, जो जेंडर इक्वालिटी के हवाले से होती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, उनके हवाले से पैसे दिए जाते हैं, उनके ऊपर एक सिस्टम बनाया जाए, टैगिंग सिस्टम, ताकि देखा जाए पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। क्योंकि IMF को ये लग रहा है कि इन चक्कर में जो पैसा जा रहा है वो ज़ाया हो रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि IMF के अंदर जो डिप्टी MD हैं उनका ताल्लुक खातून है, भारत से है, इंडिया से है। और इंडिया ने एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि पाकिस्तान को जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे डिफेंस बजट पे ना लगे, डिफेंस एक्सपेंडिचर पे ना लगे, यानी कि हम उससे असलहा, साजो सामान, जंगी साजो सामान ना खरीदें उस पैसे से। जबकि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी सालों से जो हमें इमदाद मिलती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे भी लगता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास एक कमाल पैनल भी होगा, इसलिए डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। मेरे साथ में कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अजहर साहब थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब जज़ाकल्लाह खैर। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है राना अरशद साहब ने। राना साहब जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल अजहर सिद्दीक साहब आपसे करना चाहूंगा। आज अडियाला जेल ने ऐलान कर दिया है उनकी इंतजामिया ने कि 2 हफ्तों तक कोई मुलाकात नहीं होगी। उमर अयूब साहब भी पहुंचे थे अदालत का हुक्मनामा लेके कि हमें इमरान खान से मिलना है, लेकिन मना कर दिया गया। अब जितने भी कैदी हैं सर, वो अपनी फैमिली से भी रमजान के मुबारक महीने में 2 हफ्ते तक नहीं मिल पाएंगे और सब यही कहेंगे कि सर कि इमरान खान की वजह से जो है ना सबकी मुलाकातें कैंसिल हो गई हैं। डू यू एग्री? बहुत शुक्रिया। पहले तो अकबर और 9 रतन मुबारक हो। मुबारक। अल्लाह ताला का ये 9 रतन जो है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, खुद वजीर खजाना इनके पास है नहीं, वो इम्पोर्टेड आ गया। और वजीर दाखिला भी जो ऑपरेशन रजीम चेंज का मेन शाहकार था, और फिर पंजाब के अंदर और जो लूट मार की जो अभी तो फिलहाल इस हुकूमत से एक तकाजा है कि निगरान हुकूमत के दौरान जितने प्रोजेक्ट शुरू हुए, जो कुछ भी किया है, जो एग्जीक्यूशन हुई है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, सबका ऑडिट किया जाए, सारा कौम के सामने लाया जाए। निगरान हुकूमत ने ये सारा कुछ कैसे किया, क्यों किया, वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह यही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि PDM 1.0 से निगरान हुकूमत थी PDM 0.5, अब आ गई है PDM 2। तो वो चेहरे सारे वही है और मिलना कुछ नहीं है इस कौम को। इस कौम ने जिसके लिए वोट दिए थे वो वोट फॉर्म 45 की शक्ल में आए थे, लेकिन फॉर्म 47 ने वो 9 रत्न की शक्ल में बखेर के रख दिए। अब आते हैं आपकी अपनी बात की तरफ। अडियाला जेल में देखिए
मैं बड़ा हैरान, आज मैंने भी ऑर्डर करवाए हैं कि जनाब इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी साहबा से लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिए हैं मैंने मुलाकात के कंसर्न के हवाले से। तो एक बात समझ नहीं आती है कि वहाँ लोग रोजाना आना जाना है, ये शो कर रहा है कि एक हुकूमत एक एक जेल को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो पूरे मुल्क को क्या प्रोटेक्शन देगी। यानी 2 हफ्ते के लिए आप अंदाजा लगाएं कि ये अहमियत है आपकी आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी ये है कि एक जेल को आप महफूज नहीं बना सकते। नहीं पूरा मुल्क अजहर साहब, आपको लगता है कि ये जेल की सिक्योरिटी की वजह से पाबंदी लगी है या इमरान खान को लोगों से मिलने से रोकने के लिए पाबंदी लगी है? देखिए मैंने तो अब ये कह दिया ना, असल तो बात यही है ना कि इमरान खान साहब से लोगों को मिलने से रोका जा रहा है। यानी हमें नहीं, अदालतों इमरान से खान लोगों से मिल लेंगे तो क्या कर लेंगे सर? उसका जवाब बड़ा सीधा सा है, बड़ा सीधा सा है। लीडर लीडर से मिलकर रहनुमाई लेनी है। यानी अभी आप देखें ना, अब अगली मूवमेंट तय करनी है, सड़कों पे कैसे आना है। फॉर्म 45 के हवाले से आपके सामने आ गया। अभी सेनेट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रिजर्व सीटें नहीं दी गई। रिजर्व सीटों से देकर अपनी मर्जी को फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता वो एक अलग बात है, लेकिन अब सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में भी रिजर्व सीटें नहीं दी जाएंगी। रिजर्व सीटें ना देने की वजह से वोट बैंक हमारा क्या बनेगा। तो आप जरा खुद सोचे ना कि असल जो बात ये है कि असल मकसद ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से पार्लियामान में बदमाशियां ज्यादा हो जाए, अशराफिया कम रह जाए और उसके लिए पूरे सेक्टर बंदे। अब मैं आपके सामने मोहसिन नकवी का क्या काम है, तो क्या यानी इनकी पार्टी की लीडरशिप में से कोई बंदा था या चले छोड़े वो आज चीमा के हवाले से आ जाए। जो यानी वो लोग जो निगरान हुकूमत का हिस्सा रहे हैं उनको तो यानी उनको इलेक्शन लड़ने के लिए भी रोका गया है। तो आप अंदाजा लगा लें, यानी मोहसिन नकवी को तो अगर देखा जाए उनकी अपॉइंटमेंट आने वाले दिनों में चैलेंज होगी, चिमक की अपॉइंटमेंट भी चैलेंज होगी। इसी तरह सरफराज भुगटी साहब की भी कि जनाब वो निगरान हुकूमत में बैठ के अपने अगले यानी जिस हुकूमत में, और ये वही हुकूमत है कि इसमें राजा रियाज कहा करते थे, अपोजिशन लीडर थे, कहते थे मैं अपोजिशन लीडर तो हूँ पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा नून लीग से। तो नजर आ रहा है मिली भगत नजर आ रही है। तो ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, इसको बस जोड़ के रखा हुआ है फेविकॉल ने। तो वो जिस दिन सर फेविकॉल फेविकॉल ना कमजोर बोला पड़ करें ना, गया, एल्फी बोल दिया करें। एल्फी पाकिस्तानी है सर। नहीं फेविकॉल जरा ज्यादा बेहतर सर है। वो दुश्मन यानी मुल्क की है वजह ना, ये आप है, नहीं समझ रहे बात को सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जोड़ के उन्होंने रखा हुआ है ना। तो एल्फी भी जोड़ तो देगी सर। पाकिस्तानी दुश्मन मुल्क की आपको क्यों चाहिए ग्लू? पाकिस्तान की ग्लू इस्तेमाल करें। तो जोड़ के है ना। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये सारा गेम प्लान जो है इंटरनेशनल चले एस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने जोड़ के रखा। अजहर साहब आई कम बैक टू यू, आई कम बैक टू यू। मैं पहले, अब इससे पहले कि नून लीग में जाऊं राना साहब, पहले मैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लूं, पीटीआई का जान लिया। बैरिस्टर साहब, डू यू थिंक जो काबीना बनी है, ये चीज कहना कि इसहाक डार को फॉरेन मिनिस्ट्री इसलिए दी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं, ये कहना कि मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला इसलिए मिली है क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, तो यकीनन अता तारड़ वो कहते हैं ना सर, कुछ ना कहते हुए सब कुछ कह गए। आपकी नजर में सर ये काबीना सही बनी है, किसी पर्ची पे नहीं बनी है सर? बहुत शुक्रिया। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी कैबिनेट को बने 1 दिन हुआ, 24 घंटे भी नहीं गुजरे, और कोई भी हुकूमत आए मेरे ख्याल से अगर तो पहले दिन से, पहले लम्हे से बुग़्ज़ का इजहार करना शुरू कर दिया जाए तो फिर आपके के अंदर मेरे ख्याल से कोई अब बात नहीं रहती। हमारे पीटीआई के दोस्त तो कभी भी खुश नहीं होंगे और ये इस तरह जमहूरियत की बात करेंगे या जमहूरी तकाज़ों की बात करेंगे जैसे पाकिस्तान में 75 साल से जमहूरियत है और इनके 4 साल दौर में तो बड़ी जमहूरियत थी। जब जनरल बाजवा डेमोक्रेटिक किस्म के जर्नैल थे, जनरल फैज़ हमीद इनके असम्बली के इजलास बुलाते थे, कैबिनेट इनकी की और इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स की सदारत वो फरमाते थे, और ये सारे मामलात आपके अंदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी कैबिनेट बनी है, देखिए क्या करते हैं। मैं नहीं कहता कि मोहसिन नकवी साहब का एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है और जिसे 2018 से 24 के दरमियान, इसमें 23 के दरमियान बहुत बढ़ाया गया है। अब ये किस तरह इसे दोबारा से हम बेहतर करेंगे, ये भी एक अहम मरहला है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल रोल है
जहाँ तक आपने इसहाक डार साहब की बात की, मैं नहीं समझता कि इसहाक डार साहब का कोई ऐसा एक्सपोजर है एक्सटर्नल अफेयर्स में, लेकिन बहरहाल वो सीनियर पॉलिटिशियन है, तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक पूरा ऑफिस होता है, टीम होती है जो उसे चलाती है, लेकिन अगर जिसके उसके बारे में नाव हाव हो तो वो ज़रा बेहतर काम करता है। लेकिन बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट बनाई है। हम इस पे एक नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 100 डेज के अंदर इनकी पॉलिसीज वाज़ेह होंगी, और 1 साल के अंदर, 1 साल का वक्त हमेशा जमहूरी मुल्कों में हुकूमतों को दिया जाता है। और मैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच की है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनी गाला से एक स्पीच की थी जो पार्लियामेंट में वो आके भूल गए थे, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स को जो वो स्पीच करते हैं, अपनी मेडन स्पीच, अगर उसी पे रहें तो बहुत अच्छा होता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अच्छी बातें की हैं, तशखीस उन्होंने दुरुस्त की है कि पाकिस्तान के 90% वसाइल के ऊपर अशराफिया काबिज हैं, तो उन्हें सब्सिडीज नहीं देनी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम को तरजीह बनाना है, तो ये तशखीस भी ठीक है। अब इन्हें पॉलिसीज देना होंगी, और पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो दिन आए कि जहाँ पे वो बेहतरियाँ हों। इसके साथ साथ तला साहब, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में रूटीन में आता हूँ और चंद एंकर्स हैं पाकिस्तान के जिनका मैं दिल से एहतराम भी करता हूँ और हमेशा से, लेकिन आज आपके इंट्रो पे एक बात से मुझे थोड़ा सा एतराज है, अगर इजाजत हो। सर अयान अली बहुत वायरल है बैरिस्टर साहब आजकल। खैर प्लीज 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 कहें, प्लीज कहें सर, आई लव यू टू सर। आप इतने जबरदस्त आदमी, और ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं इसे, कि मुझे जरा ये बेहतर नहीं लगा आपके तज्जिए में बात। वजह ये है कि अयान अली कौन है मैं नहीं जानता, हम नहीं जानते, उसे जोड़ा जाता है जिस तरह एक अमेरिका से भी खातून आई थी और उसे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जोड़ा गया था। 2 साल तक वो सोलो प्रोग्राम उसे दिए जाते थे बड़े बड़े, एंड पे वो कह के गई कि आसिफ अली जरदारी साहब मेरे भाई हैं, और माफी मांग के गई, और पहले कहती रही कि मेरी उनसे शादी हुई। आपको याद होगा जमानी कुछ ऐसा नाम था। अब ये पाकिस्तान भी बड़ा अजीब मुआशरा है, अगर कोई शख्स यहाँ पे 4-4 शादियां कर ले तो उसे या 10-10 भी कर ले तो निजी मामला कहा जाता है। अगर कोई शख्स किसी के घर में जाए और उसकी बीवी को भी भगा के ले जाए और केसेस अदालतों में चल रहे हों तो उसे भी निजी मामला कहा जाता है। लेकिन अगर किसी बंदे की ना किसी के साथ तस्वीर हो, ना कोई ताल्लुक वाजे हुआ हो, ना कोई शहादत हो, ना वो फरीक कहता हो मेरा ताल्लुक है, ना दूसरा फरीक कहता हो मेरा ताल्लुक है, लेकिन स्कैंडलाइज करने के लिए नाम मिला दिया जाए और मसाले लगा के उसे पेश भी किया जाए, ये तला भाई सबको करने दें। मुझे यकीन है ये आपने नहीं किया, आपकी रिसर्च टीम में भी अगर किसी ने किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बैरिस्टर साहब, अगर हमारी कोताहियां मैं कसम मैं दिल से कह रहा हूं, मुझे भी आप बहुत पसंद है सर, आप ग्रेट इंसान है, हमेशा सच और हक का साथ देते हैं। सर मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, जरदारी साहब के बड़े, चले कंप्लीट करें सर, मैं सिर्फ एक कंप्लीट करें सर। देखिए इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उम्र के जिस हिस्से में है और जिस तरह उनका रहा है, इस दाग पे, इस दिल पे सो दाग है बजुज दागे निदामत, बहुत सा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब का ना तो करैक्टर ऐसा रहा है, जिस शख्स ने 14 साल जवानी के जेल में गुजारे हों और आज उसी की वजह से, अगर वो इन सारे मौजूदा सियासतदानों से उम्र में बहुत कम है, लेकिन आज उनकी अगर सेहत इस तरह है तो वो बुरा वक्त है। तो मैं समझता हूँ आज वो फादर फिगर हैं, सिंबल ऑफ फेडरेशन है, और मेरे ख्याल से हमें इस पे जरा लिहाज रखना चाहिए। जरदारी साहब की सर मुकम्मल रिस्पेक्ट एंड आई लव यू इक्वली बैरिस्टर आमिर हसन साहब, लेकिन आई टेल यू समथिंग सर कि मैं मुस्तफा मेमन साहब जरदारी साहब के बड़े पुराने दोस्त थे, उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो भी देखें। उन्होंने उस वीडियो में क्या कहा था, उनके 2 बेटे थे, आमिर मेमन उनमें से एक है जिनके ऊपर इल्जाम लगता था कि वो गाड़ी में खातून को बिठा के बिला बिला उठाते थे। खैर मैं बचपन में स्कूल में इनके साथ पढ़ा हूं सर, मेरे बड़ी करीबी मरासिम रहे हैं, मैं नहीं इस बात की तफसील में अभी जाना चाहता, छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, राई का पहाड़ बनाया जाता है, राई जरूर होती है, तो आप यही समझ लीजिए कि मैंने भी, फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद नहीं रखता, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं, आई एम सॉरी टू यू सर, लेकिन सर जो आपको मालूम है कि आज सोशल मीडिया, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सर ज्यादा ताकतवर है, और सोशल मीडिया अगर आप आज खोलेंगे तो आज के दिन सर आपको यही खातून हर जगह नजर आएगी। खैर लेट मी टेक द डिस्कशन टू राणा साहब। राणा साहब नाराज हो रहे हैं बैरिस्टर साहब,
I'll come back to you. रसूल पाक ने सल्लल्लाहु फरमाया अलैहि है वसल्लम। कि सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। मैंने देखी है इंसान सर, इससे मैंने जुदा बहुत कुछ देखा है, मैं बोल नहीं सकता, मेरी जिंदगी को खतरा हो जाएगा, आप इसलिए जीते सर रहे। मैं गरीब आदमी आपसे हूं। उम्मीद नहीं। राणा साहब, आप सर, आपकी नजर में अता तारड़ साहब ने जो क्लैरिफिकेशन दी है वफाकी काबीना की, राणा साहब, अता तारड़ साहब वफाकी वजीर इत्तलात हैं, और जब वो ये कहते हैं कि काबीना तवाजुन से बनाई गई है, तो लोग यही समझते हैं कि इल्जाम यही है कि पर्ची से बनी होगी। जब वो ये कहते हैं सर कि मोहसिन नकवी किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए गए हैं, तो लोग उसका उल्टा ही समझते हैं कि यकीनन टारगेट करने के लिए लाए गए होंगे। आपकी नजर में सर, क्या इसहाक डार साहब अगर वजारत खजाना में परफॉर्म नहीं कर पाए तो वजारत खारजा में कैसे परफॉर्म करेंगे? राणा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं रमजान मुबारक का आपको भी बहुत पहला बहुत बाबरकत रोजा अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा है, सबको आपकी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और ये रहमतों का महीना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह आप खुद बड़े प्यारे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन एक मैं जरूर अर्ज करूंगा कि शक व शुबहात से बालातर होकर हमें इल्जामात की जंग में भी जाना है, लेकिन वक्त के तकाजे के मुताबिक और चीजों को माहौल के मुताबिक हमें जरूर देखना है। अभी 24 आवर्स नहीं हुए वफाकी कैबिनेट को, लेकिन आपने देखा कि किन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। अगर आप डार साहब की बात करेंगे, वो 90 की दहाई से सियासत में है, और वो एज ए पॉलिटिकल वर्कर उन्होंने मतलब काम स्टेप बाय स्टेप किया है, और वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, फिर वो सेनेट के मेंबर रहे, वो मिनिस्टर रहे, तमाम हालात के बावजूद। और आज मैं ये तवक्को करता हूं कि जैसे आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरी चाहते हैं, जैसे आप पाकिस्तान का मुराल अवाम का बुलंद चाहते हैं, उसी तरह हमारी भी यही ख्वाहिश है। हम भी आपकी तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह बेहतरी नजर आएगी, काम करते हुए नजर आएंगे। और जो अता साहब ने बात की, बिल्कुल उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया पर्सन या कोई रिपोर्टर बात करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो पंक्चर की बात करेंगे तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। वो हकायक है ना कि जो एक हवा में खेल खेलते रहे 35 पंक्चर का, और बाद में क्या फरमान हुआ जारी कि वो एक सियासी बयान था। उसी तरह मैं समझता हूं कि अता साहब का बयान अपनी जगह पे, अगर मोहसिन साहब है तो वो आपकी तरह, मैं इनको आज नहीं 10, 15, 20 साल से देख रहा हूं। वो भी सर, वो भी राणा साहब 1990 से ही सियासत कर रहे हैं, मोहसिन नकवी इसहाक डार की तरह। क्या वो पैदा हुए उसके बाद, जब उनकी जवानी थी उसके बाद स्टार्ट हुई थी? अगर मैं कह दूं कि उनका डार साहब और मोहसिन साहब की उम्र का तकादा तो आप माशाल्लाह मुझसे ज्यादा बाखूबी समझते हैं। तो अगर मोहसिन साहब ने डिलीवर किया तो उसी तरह मैं समझता हूं उनका वो साल, वो 14 महीने जो भी है, आप उस पर बात कर सकते हैं, उस पर बहस की जा सकती है, उनके मामलात को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन वो मिनिस्टर इंटीरियर बने हैं तो अभी एक दिन गुजरा है। अगर वो हालात को वो आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो मैं और आप उसको देखेंगे भी, और विद इन पैरामीटर्स सब आइन के पाबंद हैं। जब पाकिस्तान का ओथ आइन का लिया जाता है और दिया भी जाता है तो तवक्को की जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जो 4 साल इमरान नियाजी ने गुजारे, कहां से माहिर यूसुफ साहब वारद हुए, कहां से जुल्फी बुखारी वारद होते हैं, और उनके साथ साथ फिर इम्पोर्टेड हफीज शेख साहब भी आए। तो हमें बातें करने से पहले कम से कम शीशा जरूर देखना चाहिए इन अफराद को कि जो राह में चलते चलते खुद अपने आप को हवाबाज कहते हैं और शको शुबहात से निकलते ही नहीं है। तो मैं अर्ज करूंगा भी 4-5 कहां से असद उमर चलता है फिनांस मिनिस्टर, कहां पे गाड़ी रुकती है, पर्ची पे पर्ची आती है, और फिर पर्चियों का अंबार लग जाता है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले, यानी पहले भी पर्ची थी, आज भी पर्ची है। 190 डॉलर लाने वाले राणा साहब, पहले भी पर्ची थी, आज भी पर्ची है। 48 रुपए चीनी थी,
160 की नहीं करने वाला ये टोला, इसने पाकिस्तान की आइन की धज्जियां घेरी और फिर भी माफ किया। अब भी IMF को लेटर लिख दिया कि पाकिस्तान की गरीब आवाम जो महंगाई में पिस रही है, जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त भी इनकी गवर्नमेंट थी पंजाब में, इनकी Right, गवर्नमेंट थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, राणा साहब इजाजत दें, मैं आई विल कम बैक एंड कंटिन्यू जी। फ्रॉम यू सर। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, प्लीज इफ यू अलाउ मी सर। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली है और पीपल्स पार्टी में और JUIFA में बलूचिस्तान के लिए सेनेट इलेक्शन में इत्तेहाद भी हुआ है। तफसील इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सियासी शतन। ख़वातीन और हज़रात, एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये भी हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तेहाद हो गया है बलूचिस्तान के सेनेट इलेक्शंस के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सर मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि हम एहतजाज करेंगे असेंबली के अंदर भी असेंबली के बाहर भी, हम किसी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो सेनेट इलेक्शन हो। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने उनको मना लिया है। तवक्को तो पहले ये की जा रही थी कि PTI उनको मना लेगी, लेकिन PTI नहीं मना पाई है। पीपल्स पार्टी की बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पहले आपसे सवाल पूछता हूं कि ये अचीवमेंट सर कैसे मुमकिन हुई और क्या मौलाना फजलुर रहमान का स्टांस, पॉलिटिकल स्टांस, स्पेशली प्रोटेस्ट का, धरने का, एहतजाज का, वो आपको खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कल फवाद चौधरी ने भी कहा था कि जब तक फजलुर रहमान साहब मैनेज नहीं होंगे, मुल्क मैनेज नहीं होगा शहबाज शरीफ से। देखिए, अब ये PTI के दोस्तों की और वो लोग जो मुल्क के अंदर चाहते हैं कि फसाद रहे और स्टेबिलिटी ना आए पॉलिटिकल, वो तो ये चाहेंगे, क्योंकि उनसे तो एहतजाज हो नहीं सका और उनके एहतजाज से उनके तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आए। तो अब वो उम्मीद रखते हैं कि कोई मौलाना साहब निकलें, इसलिए भाग भाग के मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। पहले उन्हें कहते थे डीजल डीजल, और आजकल मेरे ख्याल से इन्होंने आज कह रहे हैं सर हाई ऑक्टेन, हाई ऑक्टेन। आज नहीं, आजकल अपना वो होता था ना, जो अपना डीजल इंजन करवा लिया जाता था जब डीजल सस्ता होता था। तो आजकल इन्होंने डीजल इंजन रखवा लिया और डीजल के लिए मौलाना साहब के पास टैंकी फुल करवाने के लिए जाते भी रहते हैं इनके कायदे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शंस के बाद एक शोर उठता है। कोई भी इंतखाबात ऐसे नहीं है कि जिन्हें कोई भी माने, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है मामला और फिर हुकूमत चलने लगती है। तो मैं समझता हूँ मौलाना साहब एक जमहूरी आदमी है, इसके बावजूद कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि हमारे भी होंगे और जमातों के भी होंगे। लास्ट टाइम भी मौलाना साहब कहते थे कि असेंबली में ना जाएं, इस्तीफ़े दें, हमने कायल किया। इस दफ़ा मौलाना साहब बहरहाल असेंबली के अंदर मौजूद भी हैं। और देखिए, सियासी तौर पे आप कभी भी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करते, और पीपल्स पार्टी ने ना तो कभी किसी के लिए दरवाजे बंद किए हैं, ना हम ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि कल को कोई हमें शर्मिंदा करे। तो हमने दरवाजे खुले रखे, इसके बावजूद कि जब हमें प्रेसिडेंट के वोट्स के लिए अगर हम गए भी और इन्होंने नहीं माना, तो हमने इस चीज़ को अपने दिल के अंदर खलिश नहीं बनाया। आज वो हमारे पास चल के आए पॉलिटिकली, उन्होंने हमसे दरख्वास्त की, मुतालबा किया कि अगर हम बलूचिस्तान के अंदर उन्हें अकोमोडेट करें, तो हम राज़ी हुए और हम उनके साथ चले हैं। तो ये तरीक़ाकार पॉलिटिकली तो देखिए कभी भी किसी से कुट्टी नहीं होती और न दीवारें खड़ी की जाती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। ये देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वतीरा रहा है हमारी 60 साला हिस्ट्री में कि हमने कभी किसी के साथ दुश्मनी वाला वतीरा नहीं रखा। आपको याद होगा कि 90 की दहाई में जब इंतहाई मुश्किल वक्त था और मोहतरमा की किरदार कुशी की जा रही थी, तो मोहतरमा तब भी चल के लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाती थी, वजीर आला पंजाब के घर गई थी। और उसके बाद जब मियाँ साहब मुश्किल में जलावतन हुए तो बीबी चल के उनके पास सऊदिया गई। इसी तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने, इसके बावजूद कि मियाँ साहब ने उन्हें जेल में रखा था, जब वो लांडी जेल में आए तो उनके लिए गुलदस्ता भेजा और उन्हें अपनी सपोर्ट का कहा। और इसी तरह की एक तरीक़ाकार है। अब जब हालात हुए पिछले 2018 में, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पिछले PTI की हुकूमत को ताउन की पेशकश की, जो उन्होंने नहीं मानी, और उसका जवाब हमें और हमारी खवातीन को जेलों में डाल के किया। इसके बावजूद आज पहले चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि हम PTI को दावत देते हैं कि वो हुकूमत बनाए। उन्होंने नहीं बनाई, ये उनकी मर्जी। फिर दूसरा बड़ा ग्रुप हमारे पास आया तो हमने, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने का खेल है। मुमकिन को नामुमकिन और मुश्किल बनाने वाले सियासतदान नहीं होते। एनीथिंग इज पॉसिबल। कभी भी, कहीं भी, कुछ भी, कोई भी कर सकता है। सियासत इसी चीज का नाम है। राणा साहब,
आपकी नजर में JUIF का स्टांस चेंज होना, PPP के साथ इत्तेहाद होना, ये खुशाइंद खबर है या नहीं? और साथ साथ आपको मुबारक भी हो सर, 7 साल बाद हसन हुसैन नवाज वतन अजीज वापस लौट आए हैं, यकीनन आपके लिए बड़ी खुशी की खबर होगी। मुबारक भी हो आपको। और आपकी नजर में ये इन दोनों जमातों का मिलना सर, इज इट अ पॉजिटिव न्यूज? मैं समझता हूँ, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब इस चीज को खुशहन समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हत्ता कि मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर हर पार्टी के वर्कर की अहमियत को मैं खुद समझता हूँ और उसकी अहमियत से मैं खुद बाखूबी आगाह हूँ। यह अच्छा, ये खुशहन स्टेप है। और हम तो मियां नवाज साहब, हमारा डेलीगेशन फजलुर रहमान साहब के पास भी गए और प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट की भी डिमांड की, लेकिन उनकी कोई इंटरनल और इश्यूज थे। हमने कोशिश की उन मामलात को टेकअप करने की। फिर वो उनका डेलीगेशन भी हमारे पास आया बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के सिलसिला में, लेकिन क्योंकि हमारी इससे पहले पार्टी के साथ कमिटमेंट हो चुकी थी कि वहां हमने मिलकर चलना है, तो जब हम बात कर लेते हैं तो उस पर फिर मियां नवाज साहब की अल्हम्दुलिल्लाह यही खूबी है कि वो पहरा देते हैं। और हमने पिछले द्वार में बहुत कुछ सीखा। आप देखें 90, 93, 97 और उसके बाद 2008 में भी जो हमने मसाके जमहूरियत किया, हमने कोशिश की। आज भी मैं समझता हूँ कि मसाके माशियत की जरूरत है। जो शहबाज शरीफ ने 2019 में बतौर अपोजिशन लीडर बात की, जो बिलावल साहब ने बात की, सब ने की, लेकिन उस वक्त इस टोले ने हमारा मजाक उड़ाया। तो आज पाकिस्तान को आगे जाने के लिए ये हकीकत है कि सिंध में पार्टी की गवर्नमेंट है, पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान में कंबाइन हमारी मुश्तरका गवर्नमेंट है। हम अगर पंजाब में डिलीवर करते हैं, पार्टी सिंध में करती है, तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को भी खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर करना चाहिए। और आइन के वो भी पाबंद हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ लास्ट टाइम भी जब उन्होंने एहतजाज की बात की थी तो हमने भी फजलुर रहमान साहब से यही 2.5 लाख की पीपल पार्टी ने कि नहीं, हमने असम्बलियों में जाना है, वहां बात करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें कामयाब हुए। तो अब भी हमारी कोशिश है कि फजलुर रहमान साहब जो है वो अब पॉजिटिव हमारे साथ मिलकर रोल प्ले करे ताकि अवाम के बुनियादी इश्यूज को टेकअप किया जाए और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान के बहुत से मामलात हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अजहर साहब, इंशाल्लाह आएगी। राइट राना साहब, राइट राना साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नजर में सर, मैं तो ये समझ रहा था कि मौलाना फजलुर रहमान काफी दिनों से वो बातें कर रहे थे जो PTI के दिल की बात थी, लेकिन PTI कह नहीं सकती थी, मौलाना फजलुर रहमान खुल के कह रहे थे। लेकिन अब जो इत्तेहाद हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट इलेक्शन में, आपकी नजर में ये इत्तेहाद खुशाइंद है या नहीं? और क्या ये PTI की नाकामी है? और मुल्क की तारीख में पहली बार अजहर साहब चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली है 76 सालों में, पहली बार। इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है अजहर साहब? देखिए, पाकिस्तान में तो आप जेहन में रख लीजिएगा, पाकिस्तान में सियासत एक तजारत का नाम है। अब मर्जी के बोल लगाओ, खरीद लो, मार्केट से उठाओ, जिस तरह मर्जी कर लो, इसमें कोई यानी वो सियासत के रमूज़ व अकाफ नहीं है, ना इबादत है, ना अवाम की फलाह है। पिछले 85 से प्रोजेक्ट लेकर अब तक बता दें क्या किया इन्होंने? कोई इस मुल्क को कोई बेहतरी की तरफ चीजें दी? नहीं दी। आने वाले आप मुझे सिर्फ 3-4 चीजें अगर देख लें, अरशद शरीफ के कातिल पकड़ लिए इन लोगों ने, नहीं पकड़े। इमरान रियाज के साथ सहाफत को दफन करने के लिए क्या 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 सलूक किया आप लोगों के सामने है। मेरे घर पेट्रोल बमों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, को पकड़ लिया आपने। आप नाम ही ये है, जालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए औलाद को भी दाव पे लगाता है। हमारी अगर मुगलिया सल्तनत में अगर आप चीजों को समझे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सियासत है क्या। जिस दिन ये सियासत इबादत का रुख इख्तियार कर जाएगी ना, तो ये कुछ नहीं होगा जो हो रहा है। ये जो फ्रॉड, फ्रेब, फॉर्म 45, ये जो आप जुल्म देख रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ इक्तदार का सियासत का मतलब सिर्फ इक्तदार है कि आपने काबिज रहना है, आपने अपने मसाइल हल करने हैं, अपनी बदमाशियां चलानी है। और वो जो आप जिक्र कर रहे थे कि
हमारे वज़ीर आज़म को बड़ा शौक, बड़ी परेशानियां कि अशराफिया, तो वो क्या वो चने बेचते हैं? उनका ताल्लुक भी तो अशराफिया से ही है। यानी वो उनका उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना। जरा शादी तो देखे ना, जुनैद की शादी की थी, कितने दिन के लिए शादी थी? वो कोई गरीब आदमी की शादी थी? वो अशराफिया की, और अशराफिया भी सुपर अशराफिया की शादी थी। तो आप किन से उम्मीद लगाए बैठे हैं? यानी जिस दिन इस मुल्क का वजीर आज़म, देखिए हाँ, इस मुल्क का वजीर आज़म इमरान खान आया, उसने आके आम आदमी, देखे ना क्या किया उसने। हेल्थ कार्ड, मुसाफिर खाना, लंगर खाना, आम आदमी के मसाइल के हल के लिए, सेहत, तालीम, आम आदमी के लिए। ये लूट मार के आवाज, यानी आप देखे ना, इन्हें इतनी बड़ी MNA MP रहे, उनमें ने वजीर दाखिला नहीं मिला इन्हें कोई, उनमें वजीर राइट अदर खजाना। साहब, आउट ऑफ टाइम अदर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अदर सिद्दीक साहब, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, राना अरशद साहब, आप तीनों मेहमानों ने ग्रामी का बेहद मशहूर शुक्रगुजार। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे मईशत को। रमजान आ गया है, महंगाई का जिन बेकाबू है। मौजूदा नए वजीर खजाना, वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने यह भी कह दिया है रवा माली साल बहुत मुश्किल होगा। तफसीलन डिस्कशन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने नए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बड़ी तारीफें की है। यकीनन हम भी तारीफें कर ही रहे हैं, 3 करोड़ की तनख्वाह जो छोड़कर आए हैं, लेकिन जो तारीफें की गई हैं कि बड़े काबिल इंसान है, इस वक्त पाकिस्तान को ऐसी शख्स की जरूरत थी, किसी टेक्नोक्रेट की जरूरत थी जो पाकिस्तान की मईशत को संभाल सके। और हम ये भी जानते हैं कि उनका आज का स्टेटमेंट है कि रवा माली साल बहुत मुश्किल होगा। हम ये भी जानते हैं कि IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है, मुज़ाकरात होंगे। पहले पिछले प्रोग्राम के 1.1 अरब लेने हैं, फिर नए प्रोग्राम के 8 अरब लेने हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुआशी तौर पर सियासतदानों के लिए मसाइल का अंबार खड़ा कर रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद साहब, किस कदर खतरनाक है सिचुएशन, किस कदर आप पर उम्मीद है कि मोहम्मद औरंगजेब ही इज द राइट पर्सन टू डील विद दिस सिचुएशन, और पाकिस्तानियों को आप इस मुबारक महीने में क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरह इस मुश्किल वक्त में मुकाबले के लिए तैयार हों? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त इस हुकूमत के सामने सबसे बड़ा पहला काम ये है कि IMF के साथ पिछले जो कर्जा मंजूर हो चुका है उसकी आखिरी किस्त लें और IMF के 24वें प्रोग्राम में जाएं। इससे पहले 23 प्रोग्राम हो चुके हैं और 1993 के बाद से 13 प्रोग्राम हो चुके हैं। ये 14वां प्रोग्राम होगा। भारत 1994 के बाद से एक दफ़ा भी नहीं गया। तो ये अगर मुझसे कोई पूछेगा क्या ये 24वां आखिरी प्रोग्राम होगा, मेरा जवाब है कि नहीं। क्या इस प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी आएगी? नहीं, बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि पाकिस्तान को एक मोहलत मिल जाएगी कि जो है मईशत को मज़ीद कमज़ोर करके, मज़ीद खोखला करके तन आसानी कर लें, चूँकि कर्ज़े मिलेंगे, दोस्त ममालिक से कर्ज़े मिलेंगे। लेकिन इस्लाहात यकीनी तौर पर होंगी, लेकिन वो इस्लाहात वो होंगी जिससे मईशत मज़ीद खोखली होगी, आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। IMF हमारे ऊपर एक हल्का हाथ रखेगा अमेरिका के मशवरे पर। मैं आपको याद दिलाऊं कि सितंबर 2008 में बिल्कुल यही हुआ था कि सदर जरदारी साहब मुंतखब हुए थे नए। उसके 15 दिन के अंदर अमेरिका ने मुझे मजबूर किया पाकिस्तान को, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाया गया कि आप IMF से कर्जा लें, मजबूर किया, ये रिकॉर्ड पर है। और उसके फ़ौरन बाद 15 दिन के बाद सिटी बैंक का एक बैंकर जो कि हबीब बैंक का प्रेसिडेंट भी रह चुका था, उनको जो है वजीर ख़जाना बनाया। आज भी वही एक बैंकर जो कि सिटी बैंक के थे, जो कि हबीब बैंक के सदर रह चुके थे, और उससे पहले वो हबीब बैंक के सदर बनने से पहले एक मिडिल क्लास बैंकर थे, उससे पहले कोई बड़ी पोजीशन उन्होंने नहीं ली थी। तो अब उनको दोबारा लाया गया, तो वही हुआ था जो 2008 में हुआ है या 2021 में भी हुआ था। एक तो ये बात है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता दूँ कि ये काम इस वक्त अमेरिका बेचैन है कि पाकिस्तान को IMF से कर्जा दिलवाए। बार बार वो कह रहा है, IMF बार बार कह रहा है कि जी हमसे कर्जा लें। आपने देखा कि अभी काबीना बनी, कल उनका वफ्द यहाँ आ जाएगा। पहले एक महीना हम इंतज़ार कराते थे। अब की हिकमत अमली उनकी ये है कि IMF हमारे ऊपर हल्का हाथ रखेगा और जो हमारी IMF की शराइत हम पूरी करेंगे और हमें कर्जा मिलेगा, उससे ये यकीनी है
कि पाकिस्तान की मईशत अंदर से बहुत खोखली हो जाएगी, लेकिन IMF हल्का हाथ रखेगा अमेरिका के इशारे पर। और शाहिद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, शाहिद साहब आजकल यही बड़ी गर्म चल रही है खबर के जो डेप्यूटी MD है IMF की, वो एक इंडियन खातून है और उनकी तरफ से बड़ा दबाव है कि जो हम इमदाद दे रहे हैं पाकिस्तान को वो डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस प्रोडक्शन पे खर्च ना हो। इसके ऊपर बात कीजिएगा सर। देखिए, बात ये थी कि हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर लिया है। भारत ने, जो कि उसका बहुत सीनियर पोजीशंस में है IMF में, नंबर 2 है, उन्होंने ऑफिशियली ये मुतालबा कर लिया है कि IMF जो पाकिस्तान को कर्जे देता है वो जंगी इस्तेमाल में होता है। तो ये मुतालबा तो उनका आ गया है, जो कि इससे पहले वो दबे ऑफिशियली नहीं कहते थे, अब उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस कर्जे के बाद जो अभी हमें मिलने के लिए वो बेचैन है और हम लेने के लिए बेचैन हैं, कुछ अरसे के बाद पोजीशन ये होगी कि हम IMF के कर्जे के लिए लेने के बाद भी मईशत हमारी ठीक नहीं होगी और हमारे ऊपर यानी शाहिद साहब ये जो IMF की शराइत है एक तरीके से भारत की तरफ से आ रही है, दुश्मन मुल्क की तरफ से, तो फिर तो हम कैसे तरक्की करेंगे? नहीं, मगर ये तो ऑफिशियल है। मैंने तो ये जो कोई मैं कॉन्फिडेंशियल मैंने खबर नहीं दी है। सबको मालूम है सर। यस, भारत ने मुतालबा किया है IMF से कि आप पाकिस्तान से ये को जो कर्जा देते हैं ये तो बैलेंस ऑफ सपोर्ट के लिए है, ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं डिफेंस में, तो इसलिए आप ऑडिट कराएं, हमारा डिफेंस का ऑडिट कराएं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी आपने कर्जा लेने के बाद सिर्फ IMF, मैं वाज़ेह तौर पर जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का, अगर हमने सिर्फ IMF की शराइत के मुताबिक इस्लाहात कर दी तो पाकिस्तान को तबाही से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि 4-5 साल के बाद अंदर से इतना खोखला कर दिया जाएगा एक हिकमत अमली के तहत कि न सिर्फ आपको IMF की और शराइत माननी पड़ेंगी, अमेरिका की शराइत माननी पड़ेंगी, जिससे सलामती को ख़तरा होगा, जिससे जौहरी प्रोग्राम को ख़तरा होगा, जिससे पाकिस्तान की सरहदों को, जोग्राफियाई सरहदों को ख़तरा होगा, पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम को ख़तरा होगा, और हम एक मुल्क बन के रह जाएंगे जिसकी हर चीज़ गर्दन दूसरों के हाथ में मुकम्मल तौर पर होगी। इसलिए मेरा कहना सिर्फ ये होगा, आप ज़रूर कर्जा लें, इस वक्त ना लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन वो इस्लाहात अगर नहीं कर दी टैक्सों में, तवानाई में, जो IMF नहीं कह रहा, IMF को कभी नहीं कहेगा वो, इसलिए कि हमारी कैपेसिटी है 30,000 अरब रुपए की, हम ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 वसूल कर रहे हैं, तो आप 18,000 अगर कम वसूल कर रहे हैं और करना नहीं चाहते, तालीम का बजट कम करते हैं, सेहत का बजट कम करते हैं, असासे बेचते हैं, कर्जे लेते हैं, बैंकों से कहा जाता है कि आप हुकूमत की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं, जो कि आग से खेलना है। इस काम को करके मईशत ठीक नहीं होगी बल्कि मोहलत मिल जाएगी। अगर ये कौम खुदकशी के लिए तैयार है, हुकूमत तैयार है, हम और लोग इसका नोटिस नहीं लेते, SIFC तैयार है कि फ़ख्र लिया कहेंगे जी IMF ने कर्जा दे दिया। अरे भाई, वो तो बेचैन है देने के लिए। आप ये बताइए कि आपने आइन के तहत इस्लाहात कर ली, आपने मुस्लिम लीग नून के मंशूर के तहत इस्लाहात कर ली, अगर वो आप नहीं करते तो ये शर्तें पूरी करके कर्जा लेना सिवाय खुदकशी के। आखिर में शाहिद साहब, ये जो खबर आई है कि जो अहम मंसूबे हैं IMF के, उस पर टैगिंग सिस्टम मुतारफ करवाया जाए, खास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज के पैसे दिए जा रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी के और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, इनके ऊपर ये टैगिंग सिस्टम, यानी उनको शक है कि हम पैसे सही खर्च नहीं कर रहे, चोरी कर रहे हैं, ऐसा ही है सर? देखिए, ये मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ, ये सब प्रेशर टैक्टिक्स हैं। अभी IMF हमारे ऊपर हल्का हाथ रखेगा, पाकिस्तानी कौम को समझना होगा, वो बहुत हल्का हाथ हमारे ऊपर रखेंगे। मुमकिन है कि अच्छा आप डिस्काउंट रेट भी कम कर दें और रुपए की कदर को ज़्यादा ना गिराएं। इस वक्त उनका मंशा ये है कि पाकिस्तान को दबाव में डाल के ऐसे मईशत चलाई जाए कि 2-4 साल के बाद एक अजदा जो खड़ा हुआ है, हम उसके सामने आ जाएं और अजदे के सामने हम बेबस हों। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और अपने कीमती तज्जिए से पूरी कौम को आगाह किया। मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें ये मालूम है कि IMF जो शराइत दे रहा है वो दुश्मन मुल्क भारत की तरफ से आ रही हैं और दुश्मन मुल्क भारत के लोग IMF के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि जो इमदाद दी जा रही है वो हमारी फौज को ना मिले, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन पे ना लगे, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि ऐसी शराइतें हैं जितनी भी हैं जो पाकिस्तान को कभी मददगार साबित नहीं होंगी, सिर्फ मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।